ऐसी सल्तनतें रही हैं जिन्होंने रिकॉर्ड शुदा तारीख के आगाज से ही जमीन के वसी इलाकों पर हुक्मरानी की। इनमें से चंद सल्तनतें दो या ज्यादा बर्र-ए-आज़मों को उबूर करने वाले इलाकों को फतह करने में कामयाब हुईं। ताहम वक्त के दौरान कौमी रियासतों ने सल्तनतों का किरदार अदा किया, रफ्ता रफ्ता कदीमियत में मिटती चली गई। इन खतों की अक्सरियत जो मखसूस ममालिक की साम्राज्य मलकियत थी, 20वीं सदी के वस्त से आखिर तक अपनी आज़ादी हासिल कर ली। इस तरह सल्तनतों के दौर का खात्मा हुआ। ताहम सल्तनतें अक्सर उन इलाकों पर देरपा निशान छोड़ती हैं जिन्हें वो फतह करते हैं। दर हकीकत उन्होंने इस दुनिया को बनाने में एक किरदार अदा किया जिसमें हम आज रहते हैं। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतें झैल में दर्ज हैं। सल्तनत की बुनियाद मशरकी यूरेशियन सेटअप के खाना बदोशों ने रखी थी। 3वीं सदी कब्ल मसीह के अवाइल में मोडव चान्यू के नाम से एक शख्स ने सल्तनत कायम की, जो इस खित्ते में कायम थी जिस पर बिलाखिर मंगोलों की हुकूमत होगी। सल्तनत 2वीं सदी कब्ल मसीह के आखिर में अपने उरूज को पहुंची, जब इसका 9 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर इलाका जदीद दौर के चीन के मंचौरेन इलाके से लेकर वस्ती एशिया की मशरकी सरहद तक फैला हुआ था। चूंकि 13वीं सदी के वस्त से लेकर अवाखिर तक मंगोल सल्तनत की बड़ी तादाद इनफरादी सल्तनतों में बट गई, युआन खानदान चीन को कंट्रोल करने के लिए इक़्तिदार में आया। उसने अपनी बुलंदी पर 11 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर हुक्मरानी की, जिसमें तमाम जदीद चीन, मंगोलिया और जजीरा नुमा कोरिया शामिल है। ताहम 14वीं सदी के वस्त में उसका असर कम होना शुरू हो गया और आखिरकार मंग खानदान ने इसकी जगह ले ली। पैगंबर इस्लाम के दौर के बाद दूसरी खिलाफत अम्वी खिलाफत थी। उसने 7वीं सदी के वस्त में खिलाफत राशिदीन से इक़्तिदार संभाला और 8वीं सदी के वस्त में अब्बासियों ने इसका तख्ता उलटने तक बरकरार रखा। ऊपर बयान किए गए अब्बासियों का इसी इलाके पर कंट्रोल था जिस पर अम्वी खिलाफत थी। जब खानदान का आगाज हुआ, उसने पहले से ही जदीद दौर के ईरान, तिफ़्क़ाज़, ज़रख़ीज़ हिलाल, जजीरा नुमा अरब और मिस्र पर हुकूमत की। ताहम उसने साहिली शुमाली अफ्रीका के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जो जदीद दौर के मराकश के शुमाली साहिल तक फैला हुआ है। इस्लाम के बानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तीसरी इस्लामी खिलाफत अब्बासी खिलाफत थी। जब अब्बासियों ने 8वीं सदी के वस्त में पहली अम्वी खिलाफत का तख्ता उलट दिया तो खिलाफत कायम हुई। इस्लाम का सुनहरी दौर अब्बासी खिलाफत की क़ियादत में शुरू हुआ। खिलाफत का इलाका, जो अपनी बुलंदी पर 11.1 मिलियन मुरब्बा मील था, मगरिब में अब अलजज़ायर से मशरिक में शुमाली अफ्रीका के साहिल तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के अवाइल से वस्त में दूसरी फ्रांसीसी नौआबादियाती सल्तनत का आगाज हुआ, जो पहली फ्रांसीसी नौआबादियाती सल्तनत के बाद आई। फ्रांस बरतानिया की तरह पहले दुनिया भर में कई कॉलोनियों का मालिक था। फ्रांस ने अमेरिका, कैरेबियन और जनूबी बहरुल काहिल में छोटी कॉलोनियां रखी थीं, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा अफ्रीका में था। फ्रांस की दूसरी नौआबादियाती सल्तनत 20वीं सदी के अवाइल में अपने उरूज पर 11.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर मुहित थी। अब मगरबी अफ्रीका की अक्सरियत के साथ साबिक फ्रांसीसी कॉलोनियों में शुमाली अफ्रीका में मराकश, अल्जीरिया और त्यूनिस की कौमें शामिल हैं। हस्पानवी सल्तनत एक अहम नौआबादियाती ताकत थी जिसने शुमाली और जनूबी अमेरिका, कैरेबियन और दीगर छोटे खतों के बड़े हिस्सों पर हुकूमत की। जजीरा नुमा इब्रे का नाम निहाद जजीरा नुमा को मुसलमानों से छीन लेना 15वीं सदी के आखिर में इस वक्त मुकम्मल हुआ जब कास्टील और आरागोन की अक़वाम मुत्तहिद हुई और इसका पहला मरहला शुरू किया। 19वीं सदी के अवाइल में पूरे शुमाली और जनूबी अमेरिका, कैरेबियन, अफ्रीका और एशिया में हस्पानवी गलबा अपने उरूज पर कल 13.7 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर था। मेक्सिको, वस्ती अमेरिका की कौमें और जनूबी अमेरिका में मौजूदा कौमी रियासतों की अक्सरियत एक ज़माने में हस्पानवी मलकियत थी। 17वीं सदी के वस्त से लेकर 20वीं सदी के आगाज तक चीन पर शाही चिंग खानदान का कंट्रोल था। ये मुल्क के जमहूरिया में तब्दील होने से पहले चीन का आखिरी शाही खानदान था। ताहम चिंग खानदान की मंचौरेन चीनी नहीं
ابتدا کی وجہ سے اسے اکثر مانچو خاندان کہا جاتا ہے۔ اس وقت چین کا شمال مشرق منچوریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چنگ خاندان چین میں 17ویں صدی میں منچس کے ذریعہ قائم کیا گیا تھا، جس نے پہلے منگ خاندان کا تختہ الٹ دیا تھا۔ چنگ سلطنت نے 14.7 ملین مربع کلومیٹر پر محیط 18ویں صدی کے آخر میں اپنی سب سے بڑی سلطنت کی۔ وہ علاقہ جو اب روسی دارالحکومت ہے، ماسکو کی اصل پرنسپلٹی تھی، جو روسی سلطنت کا پیش خیمہ تھا۔ تاہم، زار ایوان چہارم نے 16ویں صدی کے وسط میں توسیع کوشش شروع کی۔ روسی سلطنت 17ویں صدی کے وسط تک پھیل چکی تھی، اور اب یہ جدید دور کی امریکی ریاست الاسکا سے بیرنگ سمندر کے ساحل پر واقع تھی۔ الاسکا واقعی کبھی روسی سلطنت سے تعلق رکھتا تھا۔ روسی سلطنت نے 19ویں صدی کے آخر تک قفقاز اور وسطی ایشیا کے علاقوں کو گھیر لیا۔ اس کی سب سے بڑی سلطنت کی سرحدوں میں کل 22.8 ملین مربع کلومیٹر شامل تھا، جو ایشیا کے شمالی ساحل سے لے کر جدید دور کے افغانستان کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی، اور مشرق میں ایران اور مغرب میں بحیرہ بیرنگ سے۔ اگرچہ اس سے قبل وسطی ایشیا، قفقاز اور مشرقی یورپ کا ایک حصہ جس پر اس کا کنٹرول تھا وہ اب دیگر اقوام کا حصہ ہے۔ روسی فیڈریشن اب بھی سابق روسی سلطنت کے سابقہ علاقے کا ایک بڑا حصہ رکھتی ہے۔ ایشیا اور یورپ دونوں منگول سلطنت کا حصہ تھے۔ حقیقت میں، اس نے اپنے عروج کے دوران سابق پر غلبہ حاصل کیا۔ 13ویں صدی کے آغاز میں چنگیز خان کی منگول قبائل کی قیادت نے سلطنت کا آغاز کیا۔ اس سلطنت نے بالآخر تقریباً 50 سال کے عرصے میں چین، وسطی ایشیا اور مشرقی یورپ کے ایک بڑے حصے پر اپنا تسلط جما لیا۔ منگول سلطنت کی سرحدیں 13ویں صدی کے وسط تک اپنی سب سے بڑی حد تک پہنچ گئیں، جو بحیرہ جاپان سے لے کر مغربی ایشیا مائنر، اناطولیہ، جدید دور کا ترکی تک 24 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ تمام انسانی تاریخ میں برطانوی سلطنت سب سے بڑی تھی۔ نوآبادیاتی ہولڈنگز جو اب یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برطانیہ اور شمالی آئرلینڈ ہیں نے اس گروپ کو بنایا۔ 17ویں صدی کے اوائل میں برطانیہ نے اپنی سلطنت کو وسعت دینا شروع کیا۔ برطانوی سلطنت نے 1920 میں اپنے عروج پر تقریباً 35.5 ملین مربع کلومیٹر زمین پر حکمرانی کی۔ کیونکہ برطانوی سلطنت کی پوری دنیا میں کالونیاں تھیں، اس لیے لوگ پہلے کہاوت استعمال کرتے تھے، برطانوی سلطنت پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ تاہم برطانوی سامراج نے دوسری جنگ عظیم کے بعد زوال شروع کر دیا جب برطانیہ نے اپنی نوآبادیاتی کالونیوں کی اکثریت کو آزادی سونپ دی۔ شمالی امریکہ کی 13 کالونیاں جو بعد میں ریاستہائے متحدہ امریکہ بن گئیں، کینیڈا، ہانگ کانگ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سابق برطانوی نوآبادیاتی علاقوں میں شامل ہیں۔ Please like and share this video and subscribe my channel for more interesting videos.